नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे पहले 3 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन हो चुके हैं। कोविड की वजह से 2 बार गेम्स के आयोजनों को टालना पड़ा है, लेकिन अब अच्छे माहौल में खेल जारी है। मनोहर लाल ने सभी प्रदेशों से आए खिलाड़ियों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। वहीं कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा इस बार पदक तालिका में पहले स्थान पर रहेगा। सीएम ने कहा है कि यूथ गेम्स में 5 पारंपरिक स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। उम्मीद है कि इससे इन खेलों को नई पहचान मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के 8 साल के कामकाज की भी तारीफ की है और कहा है कि 8 साल में विश्व में हमारे देश का एक अलग स्थान बना है और देश में पिछले 8 सालों से मूल्य आधारित राजनीति का माहौल बना है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। वैसे तो मैं उद्घाटन अवसर पर भी आया था, आज मैं दूसरी बार आया हूं और कुल मिलाकर के यहाँ जो कुछ हमने खिलाड़ियों का उत्साह देखा है और जिस प्रकार से हर खेल में बढ़ चढ़ करके रुचि ले रहे हैं, रुचि से भाग ले रहे हैं और मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा आयोजन ये जो चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। हमने इससे पहले के भी जो 3 कार्यक्रम हुए खेलो इंडिया के, उनके साथ भी जो प्रबंधक ऐसे हैं जो सब जगह जाते रहे हैं, उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा कि हरियाणा का जो ये खेल है बहुत अच्छे वातावरण में हो रहा है और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। केवल थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होने के कारण से दिन के समय खेल नहीं हो पाते हैं, सुबह और शाम को होते हैं वो, क्योंकि हमको पता है 4 बार इसके जो समय है 3 बार पहले भी तय हो चुके हैं, लेकिन कोविड के कारण से पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन इस समय जो वातावरण एक अच्छा बना है खेलों का, और अच्छी बात यह है कि हरियाणा की टीम, हरियाणा के जो सब खिलाड़ी मेडल टैली में अपना पहला स्थान बनाए हुए हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र और हरियाणा लगातार कंपटीशन है। राज्यसभा चुनाव निर्वाचन अधिकारी और विधानसभा सचिव आर.के. नांदल का बयान सामने आया है। उन्होंने चुनाव को लेकर कहा है कि सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वहीं 4 बजे के बाद इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी, जिसके बाद 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से निर्देश मिलने के बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं इस मामले में हर खबर ने आर.के. नांदल से खास बातचीत की है और क्या कुछ कहा है आर.के. नांदल ने, आइए आपको सुनाते हैं। राज्यसभा का चुनावी रण काफी दिलचस्प हो चुका है। 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के सचिव एवं रिटर्निंग ऑफिसर आर.के. नांदल जी। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं? कल वोटिंग होगी, क्या कुछ तैयारियां रहेगी और किस तरीके से इसकी शुरुआत रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह 9 बजे से और 4 बजे तक पोलिंग होगी और 4 बजे पोलिंग खत्म होने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन को इसकी सूचना दी जाएगी और इलेक्शन कमीशन से परमिशन आने के बाद फिर 5 बजे से काउंटिंग होगी शुरू। इसकी तैयारियां हमारी पूरी है। सारी जिन जिन की ड्यूटी जहां जहां लगानी है वो लगा दी गई है। सिक्योरिटी का भी प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया है और हमने पूरी तैयारियां। सर, अगर बात करें तो यदि पिछले चुनावों की बात करें तो जो स्याही कांड था उसको लेकर इस बार क्या कुछ एहतियात जो है वो बरती जा रही है? किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा? क्या कुछ मेजरमेंट्स जो है वो लिए जा रहे हैं? नहीं, अब की बार जो है जो पेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सप्लाई किया है उसको देने के लिए हमारा एक ऑफिसर हम डेप्यूट करेंगे स्पेशली, जो 1 बाई 1 एमएलए को वो पेन देगा और जिस टाइम पर वो एमएलए वोट कास्ट करके बाहर जाएगा उसके बाद दूसरा जाएगा तो उसको फिर से पेन देंगे और हर बार उसको कैबिन को प्रॉपरली चेक किया जाएगा। हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। पूरी तरह से इलेक्शन पूरा तरह से फेयर होगा, एज पर गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। सर, किस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से पिछले विधानसभा राज्यसभा चुनावों में भी कुछ कांड जो है वो जगजाहिर है और इसके बाद इस बार जो एहतियात बरती जा रही है, किस, अगर आसान भाषा में समझा जाए तो क्या किस प्रणाली के तहत जो है विधायक जो है अपना कीमती वोट जो है वो किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में देंगे? क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा? वीडियोग्राफी की जाएगी? विधायकों को इसके लिए पहले से ही ट्रेनिंग दी गई है? किस तरीके से, क्योंकि बहुत से ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं। विधायकों को हमने इंस्ट्रक्शन जो हम भेज दी है कैसे वोट कास्ट करना है वो सबको बता दिया गया है और हम यहाँ भी पोस्टर लगाएंगे और जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ भी जो वेटिंग रूम होगा उसका उसमें भी इंस्ट्रक्शंस लगेंगी। बाकी उनके जो पार्टियां हैं वो भी उनको
जागरूक कर रही है वो भी समझाएंगे, उनके भी एजेंट होते हैं वो भी बताएंगे। और रही बात वीडियोग्राफी की, तो वीडियोग्राफी तो अनइंटरप्टेड होगी। सुबह इलेक्शन शुरू होने से और काउंटिंग खत्म होने तक वीडियोग्राफी जारी रहेगी। कोई भी पल जो है वीडियोग्राफी से नहीं छूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा के सचिव एवं रिटर्निंग ऑफिसर आर.के. नांदल, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इस बार हर प्रकार की एहतियात जो है वो बरती जा रही है। साथ ही साथ कल सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद 5 बजे के करीब जो है वो इलेक्शंस का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किए जाएंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। खबर सिरसा से है, जहां बठिंडा से अनूपगढ़ जाने वाली ट्रेन का सिरसा स्टेशन पर भी रोका गया है। इसके बाद सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने हरी झंडी दिखाकर सिरसा से ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल ने ट्रेन की ड्राइविंग सीट पर बैठकर बड़ागुड़ा स्टेशन तक गई। वहीं बीजेपी के कई नेता और रेलवे से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने कहा है कि संसदीय क्षेत्र की आवाज को और समस्याओं को मजबूती से संसद में उठाया गया। इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं और सिरसा वासियों के लिए नई सिरसा बठिंडा रेल सेवा को सौगात बताया है। ऐसे हमारी सांसद सुनीता दुग्गल जी बादली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ये मामला कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे का है, जहां कार और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को अलग अलग अस्पतालों में रेफर भी किया है। जानकारी के मुताबिक वैष्णो देवी मंदिर से यात्रा करके परिवार रेवाड़ी की ओर जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी गई। झज्जर में दर्दनाक हादसा हो गया। ये मामला जिले के अहरी गांव का है, जहां एक युवक किसान की रेल की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया। जानकारी के मुताबिक किसान परविंदर अपने खेतों में नहर का पानी देने के लिए जा रहा था। वहीं जब वो रेल की पटरी पार कर रहा था तो अचानक रेल की चपेट में आ गया, जिसके चलते रेल से कट कर उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सात बजे सूचना मिली थी, रेलवे स्टेशन झज्जर ने सूचना दी थी कि वही किलोमीटर 28 का 3-4 पर एक लाश रेलगाड़ी से कटकर मौका पड़ी है। जो मौका पहुंचे थे वहाँ वारिस मौका पर हाजिर थे। रेवाड़ी में बीच सड़क पर 2 नामी गैंग के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक राहगीर के अलावा दोनों गैंग से जुड़े 3 लोगों को गोलियां लगी है। गैंगवार की इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। घायलों को रेवाड़ी के ही अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि दोनों तरफ से 20 से भी ज्यादा राउंड गोलियां चली है। गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए। 2 नामी गैंग के बीच फायरिंग हुई है। फायरिंग में 4 लोग घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि 20 से ज्यादा राउंड की फायरिंग चली है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रात को गोलीबारी हुई है रेवाड़ी के अंदर, तो हमारे पास रात को इमरजेंसी में यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में 3 मरीज आए थे, जिनमें से 2 को गोली लगी थी और एक के तो गोली आर पार हो गई थी पेट से। उसको तो हमने रेफ़र कर दिया हायर सेंटर। और हमारे पास अभी यहाँ पे 2 मरीज़ भर्ती हैं, जिसमें से एक लड़का है 20 साल का, जिसके पैर में गोली फंसी पड़ी है और हड्डी टूट गई है। दूसरा एक बड़ा आदमी है, उसके हाथ में पूरा फ्रैक्चर हो चुका है, गोली आर पार हो चुकी है। वो दोनों की कंडीशन अभी स्टेबल है, इलाज यहाँ पे चालू है और अभी उनको ऑपरेशन के लिए लिया गया।
बल्लभगढ़ नगर निगम क्षेत्र के गांव मशगार के पास अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर शव को प्लास्टिक के कट्टे में बंद करके खाली जंगल में फेंक दिया। सूचना मिलते ही डीएसपी, एसपी और एसएचओ पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान चावला कॉलोनी सिंह निवासी विनोद के रूप में हुई है। विनोद बीती 5 तारीख से घर से लापता था, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट भी परिजनों ने थाने में लिखवाई थी। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि युवक की हत्या कर प्लास्टिक में पैक करके जंगल में फेंक दिया युवक को। बल्लभगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि युवक की मृत्यु कर, युवक की हत्या कर उसे प्लास्टिक में बंद करके जंगल में फेंक दिया। पहले ही सिटी थाने में एक केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें एक युवक विनोद कुमार नाम है, तो उसके पते लिखा था कि लापता है। तो उसकी कड़ी में है जो है इसको जो कुछ किलो राउंड अप की रोड है और बाद में जो डेड बॉडी यहाँ पे मिली, तो इसके ऊपर जो है जल्दी जो उनकी गिरफ्तारी करके आगे जो भी सुराग मिलेंगे, जो भी इसमें शामिल है वो पकड़ सकते। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एनएचएम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएमओ ऑफिस के बाहर धरना दिया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कर्मचारियों ने कहा है कि प्रशासन ने जो भी वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया है, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने कहा है कि अगर प्रशासन ने अभी भी उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर उन्हें संघर्ष के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार होश में आओ, 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 होश में आओ। हमारा धरना प्रदर्शन है एनएचएम कर्मचारियों का। वो मुख्यमंत्री द्वारा ही घोषित किया गया था कि राज्य के एनएचएम कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा और अन्य जो हमारी मांग है कि जो वेतन विसंगतियां वो दूर की जाए और हमें कैशलेस की सुविधा दी जाए। धरने पर हम इसलिए आए कि जो काम एनएचएम कर्मचारी कर रहे हैं वही काम रेगुलर वाले भी कर रहे हैं, लेकिन उनके और हमारे जो है वेतन में भेदभाव किस लिए? सरकार के लिए दोनों ही पक्ष बराबर हैं, दोनों को एक सा वेतन क्यों नहीं? उनको 7वां वेतन आयोग दिए हुए 3 साल हो गए, तो हमारा वेतन आयोग घोषणाओं के बावजूद भी क्यों रोका गया है? क्या हमारे काम में कमी है? तो वो बताया जाए। जब हमारा काम पूरा है तो फिर हमें 7वां वेतन आयोग क्यों नहीं दिया जाता? इसी तरह जब पहले स्ट्राइक हुई थी तो उस स्ट्राइक पीरियड के दौरान पहले रेगुलर वालों की स्ट्राइक थी, उनको अगले ही महीने उस स्ट्राइक पीरियड का वेतन दे दिया, लेकिन जब एनएचएम की स्ट्राइक हुई तो आज 3.5 साल हो गए, लेकिन इनको उस 1 महीने की सैलरी जो है आज भी रोक लिया। भारत माता की वंदे मातरम। कर्मचारी संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। की क्या प्रश्न है? मुर्दाबाद। नारनौल में ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर नारनौल सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही अधीक्षक अभियंता को अपना मांग पत्र भी सौंपा है और अपनी मांगे जल्द से जल्द मानने का आह्वान किया है। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार उच्च पद के कर्मचारियों को निम्न पद में तब्दील करने का कार्य कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं एक्शन सिंचाई विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जो मांग पत्र उन्हें सौंपा है वो उसे सही तरीके से उच्च अधिकारियों और सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कुछ पोस्टों को मर्ज कर दिया गया है, कुछ पोस्टों को चेंज करने का भी कुछ चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग इनका अपना एक पूरा इनका अध्यादेश था और इनका एक अपना पूरी डिमांड थी कि उन जो पोस्ट हैं उन पोस्टों में चेंज करते वक्त पोस्टों को डिलिमिट ना किया जाए, उन पोस्टों को कम ना किया जाए। उसके रिगार्डिंग इन लोगों ने हमारे थ्रू अपनी जो बात है उसको हमारे इंजीनियरिंग चीफ तक पहुंचाने की कोशिश की है और इनका पूरी डिमांड है कि उन पोस्टों को कम से कम ना किया जाए और ये पूरी उम्मीद रख रहे हैं और इनकी आगे तक भी और इनने यहाँ पे भी अपने समाज में भी और यहाँ मंत्री जी से भी और उच्च अधिकारियों से भी अपनी बात पहुँचाने के लिए पूरी इनकी एकता के साथ इन्होंने अपना आज अपना एजेंडा जो है हमें दिया है। आज का जो हमारा ज्ञापन देने का था विरोध प्रदर्शन था, कर्मचारियों में काफी रोष था। ये ज्ञापन इसलिए दिया गया जो कनाल गार्ड को जो तैराकी को
प्रक्रिया की गई थी और पुलिस के तरह इनका मापदंड किया गया था, उसको बेलदार कन्वर्ट कर रही है सरकार। इस कड़ी में कर्मचारियों में भारी रोष है और आने वाले समय के लिए सरकार को इस बात को जताना चाहते हैं कि जो भी आगे की काल आएगी उसमें एकता के साथ संगठन पूर्ण रूप से उसमें आहुति डालेगा और सरकार की घोर निंदा करता है इस मामले के लिए। जो सरकार जो पोस्टें खत्म करना चाहती है, जो भी जी सुपरवाइजर हो, स्टोर कीपर हो, जो भी सरकारें इनको आपस में कन्वर्ट कर रही है, इसमें कर्मचारी काफी नाराज। फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय पर लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है और इन लोगों की माने बीती कई महीने से डबुआ कॉलोनी इलाके में पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हैं। वहीं लोगों का कहना है कि अब से पहले कई बार इस समस्या को लेकर निगम अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी निगम अधिकारी इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल जब भी अधिकारियों से मिलते हैं तो आश्वासन ही मिलता है, लेकिन पानी की पूर्ति नहीं होती है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया है कि अगर फिर भी अधिकारी इस समस्या से निजात नहीं दिला पाते हैं तो सभी लोग इकट्ठा होकर नगर निगम मुख्यालय का घेराव करेंगे। एक बहुत बड़े एरिया के अंदर पानी नहीं आ रहा है। डबुआ कॉलोनी के अंदर 15 मार्च होली से 2 दिन पहले का पानी गया है। सिर्फ जब बारिश हुई है 1 दिन पानी आया है 15 मार्च के बाद में। आप सोच सकते हैं कि जहां शहर के अंदर 1 घंटा अगर पानी ना आए या 1 दिन पानी ना आए, अगर 3 महीने पानी नहीं आएगा तो क्या हाल होंगे। ये लोग सारी रात जाग करके, पहले तो सहानुभूति में आसपास के एरिया में लोग इनको पानी भी भरवा देते थे, अब तो इनको पानी की इतनी दिक्कत है कि लोग भी नहीं भरवाते और सरकारी टंकियां जो हैं वो बहुत कम रह गई हैं। हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत इन गलियों के अंदर पानी को चालू करवाया जाए, क्योंकि ये लोग रात को बेचारे दिन में नौकरियां करते हैं, रात को पानी ढोते हैं, कोई आराम नहीं है इनकी जिंदगी के अंदर। कालावाली तहसील में भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा बुधवार को आपको बता दें कि ये मामला सामने आया है, जहां बिना नायब तहसीलदार के ही रजिस्ट्री क्लर्क और ऑपरेटर रजिस्ट्री कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि दिन के समय में रजिस्ट्री को कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगाकर रोक दिया जाता है, लेकिन शाम होते ही दलालों से घूस की सेटिंग कर रुकी होती है, सभी रजिस्ट्री पास कर दी जाती है। बुधवार को रजिस्ट्री के 100 टोकन कटे, 71 रजिस्ट्री हुई, लेकिन एक रजिस्ट्री को टेक्निकल कारण बताकर रोक दिया गया। वहीं जब शाम को मीडिया तहसील कार्यालय में पहुंची और रजिस्ट्री क्लर्क अशोक कुमार से देर शाम तक रजिस्ट्री होने का कारण पूछा तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। बात कार्य किसके? हाँ सर, नहीं किसी की नहीं सर, वो एक्चुअली एक कोई थी। 19 जून को हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना प्रचार शुरू कर दिया है, तो वहीं प्रशासन भी चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए कमर कस चुके हैं। इस कड़ी में सिरसा पुलिस भी चुनाव के मद्देनजर हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि सिरसा जिला के रानिया, डबवाली और एलनाबाद में 19 जून को निकाय चुनाव है। पुलिस ने चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए अपने पुलिस अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा खुद संभाला हुआ है। एसपी ने सिरसा जिले में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के चौक चौबंद प्रबंध करने का दावा भी किया है, जिसके मद्देनजर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। सिरसा में रानिया, एलनाबाद और डबवाली के चुनाव हैं, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। तो उसमें जो है टोटल 53 वार्ड हैं, 99 बूथ हैं और जिसको बोला जाता है हाई सेंसिटिव और सेंसिटिव। तो 14 टोटल जो हैं वो अति संवेदनशील बूथ हैं और 24 जो हैं वो संवेदनशील हैं, ये वार्ड हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने अपनी जो है सिविल वर्दी में भी पुलिस लगा रखी है और हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी गड़बड़ ना करे।
पानीपत के जीटी रोड स्थित निजी होटल में चैंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग हुई है। चैंबर के चेयरमैन विनोद खंडेलवाल ने इसकी अध्यक्षता की है। मीटिंग में औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखी। वहीं चैंबर ऑफ कॉमर्स ने उद्योगों को आश्वस्त किया है कि समस्याओं को सरकार के सामने बड़े स्तर पर उठाया जाएगा और समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया जाएगा। विनोद खंडेलवाल ने कहा है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको सरकार की ओर से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चैंबर के सचिव मनीष अग्रवाल ने कहा है कि बिजली के कारण उद्यमियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार को इस क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। बिजली आपूर्ति सही होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइटों की सुविधा भी दी जाए। जो हरियाणा गवर्नमेंट और भारत सरकार जो भी टेक्सटाइल पॉलिसी बनाती है, हमें सरकार की उन पॉलिसियों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है हमारी इंडस्ट्री को। क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनती थी, पहले भी सरकारें पॉलिसी बनाती थी, तो वो पॉलिसी 15 से 20 साल के लिए लागू होती थी। अभी पिछले 10-12 साल से जो भी पॉलिसी बन रही है वो हर 3 साल के बाद इम्प्लीमेंट उसका ख़त्म हो जाता है, कुछ नया आ जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सरकार किस भगदड़ में है, जो वो पॉलिसी इतनी जल्दी लाती है उसके ऊपर पूर्ण विचार नहीं करती। सबसे बड़ी बात, बहुत समय के बाद, कोविड टाइम के बाद आज हमारी करीब लोगों 2-2.5 साल के बाद जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है। जो व्यापारियों की समस्या शहर की है, छोटे व्यापारी सबसे ज़्यादा इस समय, उनको ना तो कोई सरकारी सहायता मिल रही है, ना उनको सरकार की जैसे एक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, MSME के थ्रू जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको वो सुविधाएं कहीं भी नहीं मिल पा रही। बड़ा व्यापारी आज मार्केट की हालत और सबको देखते हुए महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी ध्यान नहीं है। लाइट की अलग प्रॉब्लम्स है, शहर की अलग प्रॉब्लम्स है, कोई नया इंडस्ट्री एरिया नहीं कट रहा। जींद के ऐतिहासिक स्थल पांडु पिंडारा के तालाब में हजारों की संख्या में मछलियां मर गई हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं पूरे पांडु पिंडारा गांव में महामारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। गांव में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गांव में बदबू फैल रही है। जानकारी के मुताबिक पांडु पिंडारा में अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस तालाब में डुबकी लगाते हैं। पांडु पिंडारा का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पांडव अपने पितरों की शांति के लिए यहाँ पर पिंड दान करने के लिए आए थे। पांडु पिंडारा के तालाब में मछलियां मर गई हैं, जिससे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। प्रशासन की देखरेख की कोई जिम्मेवारी नहीं समझते। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की कमेटी में है ये तीर्थ, वहाँ उस तीर्थ की बहुत सुविधा है। यहाँ कोई पानी की निकासी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई इसकी तरफ देखता। तो क्या क्या हालात हुए यहाँ पे? यहाँ पे मच्छियां मरी हुई हैं, महामारी फैलने का डर है, गांव का बच्चा बूढ़ा सब परेशान है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।